बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर वकास नवाज है और मैं गैस्ट्रोएंटरोलॉजी फिजिशियन हूँ न्यूयॉर्क सिटी में। आज का हमारा जो प्रोग्राम है टीवी वन यूएसए की वसातत से, इट इज़ अबाउट कोविड क्राइसिस। एज यू नो, दिस इज़ द हॉट टॉपिक दीज डेज एंड इट इज़ अ पेंडेमिक। सो आज हम इस पे बात करेंगे, इसके क्लिनिकल एस्पेक्ट्स पे, इसके सोशल एस्पेक्ट्स पे। कुछ मैं अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा न्यूयॉर्क के आईसीयूज में काम करने के बाद। और उसके बाद आखिर में हम इस पे समराइज करेंगे कि हम बहैसियत एक इंसान और एक माशरा हम क्या कर सकते हैं। तो कोविड 19, इसको जो कोविड 19 बोला जाता है, ये एक डिजीज का नाम है जिसका नाम है कोरोना वायरस 19। क्योंकि ये 2019 में दिसंबर में चाइना के शहर वुहान में शुरू हुई थी, इसीलिए इसको कोविड 19 डब्ल्यूएचओ ने नाम दिया। जो वायरस इसको डिजीज को करता है उसको कोविड सार्स 2 कहा जाता है। आपने सार्स का लफ्ज शायद पहले सुना होगा। 2003 में एक एपिडेमिक आई थी एशिया, हांगकांग और फार ईस्ट एशिया में, जिसमें तकरीबन 8,000 लोग लुकमा अजल बन गए थे। तो ये उसी फैमिली से बिलोंग करता है ये वायरस। तो मैं जरा ब्रीफली इसके थोड़ा सा आसान जबान में आवाम को समझाने की कोशिश करूंगा कि ये एक वायरस है, बैक्टीरिया नहीं है। और जो कि वायरस और बैक्टीरिया में बेसिक जो डिफरेंस है वो है रेप्लिकेशन का, फैलाव का। ये इंसानों में जानवरों से आया। 1 दिसंबर 2019 को पहला केस रिपोर्ट हुआ था वुहान म्यूनिसिपल हॉस्पिटल में, जहां एक नमोनिया के साथ एक पेशेंट आता है और उसका वजह नहीं समझ आती है। जो वो वायरल पैनल करते हैं उसमें कोई नोन वायरस उनको नहीं मिलता है, लेकिन अगले 20 दिन तक उनके पास 13 और ऐसे केसेस आते हैं और किसी में भी उनको वो नोन वायरस जो ह्यूमन को नोन है उसका पता नहीं चलता। फाइनली 26 दिसंबर को पहली दफा, यानी कि 26 दिन के बाद, चाइना वालों को ये पहली दफा पता चलता है कि ये सब के सब जो पेशेंट आ रहे हैं इनका ताल्लुक एक खास सी फूड मार्केट से है जिसका नाम हुआनान सी फूड मार्केट। इसी दौरान 13 और केस आते हैं जिनका ताल्लुक एक और वेट मार्केट से था जिसको वेट मार्केट वहां बोलते हैं, और वो हुआनान सी फूड मार्केट से अपना सामान खरीदते थे। यानी कि बड़ी मार्केट बेसिकली हुआनान सी फूड मार्केट थी जो कि होलसेल थी, और उसके छोटी मार्केट वेट मार्केट। तो दोनों तरह की मार्केट से पेशेंट आते हैं। तो उनको पहली दफा अंदाजा होता है कि इट हैज समथिंग टू डू विद दैट मार्केट। पहली दफा ये वायरस आइसोलेट होता है 31 दिसंबर 2019 को कोरोना के नाम से। 1 जनवरी 2020 को मार्केट्स को बंद कर दिया जाता है। वुहान शहर में भी दोनों मार्केट्स को बंद कर दिया जाता है। इसकी जेनेटिक सीक्वेंसिंग की जाती है। जेनेटिक सीक्वेंसिंग मुकम्मल होती है 8 जनवरी को, और उनको पता चलता है कि ये सार्स फैमिली से बिलोंग करने वाला एक वायरस है जिसका 80% जीनोम या 80% आम जबान में स्ट्रक्चर बिल्कुल उसी सार्स वायरस से मिलता है जो 2003 में आया था। अमेरिका में पहला केस रिपोर्ट होता है 20 जनवरी 2020 को, वॉशिंगटन, सिएटल। उसकी क्या हिस्ट्री होती है कि 15 जनवरी को उसने सफर किया था वुहान में। उसके बाद जब वापिस आता है तो 17 से 18 जनवरी में वो थोड़ा सा फीवर महसूस करता है। 19 जनवरी को वो अर्जेंट केयर पे जाता है और 20 जनवरी को वो हॉस्पिटल में एडमिट होता है। ये पहला केस है कोविड 19 का अमेरिका में। और आज की डेट तक जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अभी तक तकरीबन 8 लाख से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं, जिसमें न्यूयॉर्क सिटी इज द एपिसेंटर। तो ये इसका एक ब्रीफ हिस्ट्री है पिछले 3 महीनों की। कि पहले ये एपिडेमिक समझा गया, एंडेमिक समझा गया। एंडेमिक बोलते हैं एक खास इलाके में महदूद। उसके बाद इसको एपिडेमिक समझा गया कि एक खास कंट्री में फैला, और अब उसको पेंडेमिक करार दिया फरवरी में डब्ल्यूएचओ ने, जब ये पूरे मुल्क में, पूरी दुनिया में फैल चुका है। अब तक तकरीबन 190 से ज्यादा ममालिक इसमें इफेक्ट हो चुके हैं। कोविड 19 कैसे प्रेजेंट होता है? इसकी 3 फेजेस हैं डिजीज के: माइल्ड, मॉडरेट एंड सिवियर। 80% लोगों में ये माइल्ड डिजीज है। माइल्ड से मुराद है हल्की डिजीज है, इसमें सिम्टम बहुत सीवियर नहीं होते। और उसके सिम्टम्स क्या होते हैं कि जब पेशेंट एक्सपोज होता है किसी से, उसमें पहले 2 दिन तक उसमें कोई सिम्टम्स नहीं आते। तीसरे से चौथे दिन उसमें बॉडी एक शुरू होना, फील होना शुरू होती है। उसमें रनी आइज, रनी नोज हो सकता है। 5वें से 7वें दिन में उसमें फीवर की कंप्लेंट आना शुरू होती है। 8वें से 10वें फेज में उसमें बहुत ज्यादा कॉफ शुरू हो जाती है।
और रिपोर्ट्स में ये बताया गया है कि 8वें दिन पेशेंट बेसिकली मोस्ट ऑफ द टाइम हॉस्पिटल में प्रेजेंट करते हैं नमोनिया के साथ। 10 से 14 दिन में नमोनिया इज अ मेन फीचर, और 14 दिन के बाद रियल कॉम्प्लिकेशंस स्टार्ट हो जाती हैं, जिनको ARDS यानी कि दोनों लंग्स का नमोनिया, जिसमें वेंटिलेटर की जरूरत होती है। ये 80% में माइल्ड होता है, यानी कि पेशेंट को हॉस्पिटल जाने की जरूरत महसूस नहीं होती। 15% में ये मॉडरेट होता है। मॉडरेट का मतलब है कि पेशेंट हॉस्पिटल में जाता है, उसको नमोनिया होता है, लेकिन वो वेंट पे नहीं जाता है, वो हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के बाद वापस आ जाता है। ट्रीटमेंट क्या है, हम इन पे इस पे बात करेंगे। और 5% केसेस में ये सिवियर होता है, यानी कि वो हॉस्पिटल से ICU में चला जाता है और वहां पे वो वेंटिलेटर की सपोर्ट का मोहताज होता है। ये फैलता कैसे है? ड्रॉपलेट्स। ड्रॉपलेट ऐसी चीज को बोला जाता है कि जो सांस के जरिए, हमारे सांस के जरिए, जो सांस के जरिए जो हमें दिखते नहीं है, वो हवा में मौलिक हो जाते हैं और वो सांस के जरिए दूसरी बॉडी में एंटर हो सकते हैं। आप कोई भी पेशेंट जिसको ये इन्फेक्शन है, अगर वो आपके साथ 6 फुट से अंदर के फासले पे, यानी कि 2 मीटर से करीब खड़ा है, तो ड्रॉपलेट्स 6 फुट तक का फासला कवर कर सकते हैं। 6 फुट से आगे ड्रॉपलेट फासला नहीं कवर कर सकते। यही वजह है कि जो आजकल सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो रही है, उसमें 6 फुट का नंबर बताया गया है। सो ये ड्रॉपलेट्स, जब भी कोई बीमार शख्स, हो सकता है उसको अलामतें ना भी हों, वो आपके सामने बैठ के बात करेगा। सिर्फ बात करने से, खांसना जरूरी नहीं है, छींकना जरूरी नहीं है, बात करने से, हंसने से वो हवा में मौलिक हो सकते हैं और वो आपके सांस में आ सकते हैं। जब वो शख्स खांसेगा और छींकेगा, तो जो चीज प्रोड्यूस होती है उसको एरोजोल्स कहा जाता है। वो ड्रॉपलेट से भी ज्यादा डेंजरस होते हैं, और उसके लिए वो N95 मास्क लाजमी होता है। ड्रॉपलेट्स के लिए N95 मास्क लाजमी नहीं होता है, सब एक सिंपल सर्जिकल मास्क भी काफी होता है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड एक ऐसी चीज को बोला जाता है कि ये वायरस ह्यूमन बॉडी में एंटर होने के बाद कितना टाइम लेता है अलामतें पैदा करने में। उस टाइम जब ये एंटर होता है और वो टाइम जब इसका अलामतें आना शुरू होती हैं, उनके दरमियान के टाइम को इंक्यूबेशन पीरियड कहा जाता है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड 5.2 डेज है, यानी कि अगर कोई इंसान एक्सपोज हुआ है किसी से, 5 दिन के अंदर उसमें अलामतें आना शुरू होंगी 5 दिन के बाद, और कई स्टडीज में 14 दिन तक भी ये रिपोर्ट हुआ है। चाइना में कुछ स्टडीज यहाँ भी कहती हैं कि 38 डेज भी कुछ केसेस में वायरल की शेडिंग होती रहती है वायरस की। तो इंक्यूबेशन पीरियड रेंज करता है 5 से 14, लेकिन कई केसेस में 38 डेज। इसकी मैं हिस्ट्री में जरूर जाना चाहूंगा, क्योंकि ये जो हम सब यहाँ इस वक्त इस चीज को देख रहे हैं, हमें अंदाजा नहीं है कि वी आर इन एक्चुअली वी आर मेकिंग हिस्ट्री। ये चीज रोज नहीं होती है। दिस इज हैपनिंग आफ्टर एन 100 year टाइम। लास्ट टाइम इस दुनिया ने जब पेंडेमिक देखा था, दैट वाज 1918। और 1918 में जो पेंडेमिक आया था, उसके बाद आज ये दूसरा पेंडेमिक आया है। स्पेनिश फ्लू कहा जाता है इस 1918 के पेंडेमिक को, जिसमें एक H1N1 स्ट्रेन ने, इन्फ्लुएंजा की स्ट्रेन ने दुनिया में 5 करोड़ लोगों की जान ली थी। इसमें उस वक्त यूरोप बहुत बुरी तरह मुतासर हुआ था, अमेरिका मुतासर हुआ था, अफ्रीका, एशिया, पूरी दुनिया मुतासर हुई थी। ये 1918 में खत्म शुरू हुई थी और 1920 तक रही थी। 5 करोड़ लोग उस वक्त वर्ल्ड वॉर 1 जब 1918 में खत्म हुई थी, 5 करोड़ लोग वर्ल्ड वॉर 1 में भी नहीं मारे गए थे, ये तादाद उससे भी ज्यादा थी। इसके अब मैं थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा न्यूयॉर्क ICUज में। मैं बेसिकली ओरिजिनेट करता हूँ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी डिपार्टमेंट से, और मेरा शोबा एंडोस्कोपिस करना है, लेकिन बिकॉज ऑफ दिस क्राइसिस इन न्यूयॉर्क, यहाँ पे बहुत सारे डॉक्टर्स अपने आप को वॉलंटियर भी कर रहे हैं, और बहुत सारे डॉक्टर्स अपनी ओरिजिनल जॉब छोड़ के ICU में जॉब कर रहे हैं। न्यूयॉर्क हॉस्पिटल्स में मैंने बहुत यंग लोगों को भी इस पे देखा है। आम ख्याल इस डिजीज के बारे में ये है कि इसकी जो मीडियन एज है वो 60 year old है, यानी कि 59 से 60 ईयर को ये इफेक्ट करती है। ज्यादा मेल्स को इफेक्ट करती है, 60% मेल्स पाए गए हैं, 40% फीमेल्स देखी गई हैं। और ये भी एक आम ख्याल है कि जिन लोगों को ये डिजीज हो रही है, उनमें कम से कम 2 या 3 पहले से कोई बीमारियां मौजूद हैं, जैसे कि शुगर है और हाइपरटेंशन है, हार्ट डिजीज। लेकिन मैं बताता चलूं, ये एक यूनिवर्सल रूल नहीं। साउथ कोरिया में मीडियन एज 40 था, यानी कि एक मिडिल एज पर्सन।
इटली में मीडियन एज 65 था क्योंकि उनकी ओल्ड पॉपुलेशन ज्यादा है। अमेरिका में मीडियन एज अब तक 55 से 59 रिपोर्ट हो रहा है। लेकिन मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस में मैंने 26 साल के पेशेंट को भी वेंटिलेटर पे देखा है, मैंने 33 साल वाले को भी वेंटिलेटर पे देखा है, मैंने 39 ईयर्स को भी वेंटिलेटर पे देखा है। तो ये सारी बात बताने का मकसद है कि जो इसके बारे में एक ये इम्प्रेशन क्रिएट हुआ है कि शायद ये मीडिया एग्जैजरेट कर रहा है या शायद ये कोई एजेंडा है, प्रोपेगेंडा है, ये इम्प्रेशन सबसे पहले खत्म होना चाहिए। क्योंकि जब तक हम प्रॉब्लम को रियलाइज नहीं करेंगे, हम उसकी प्रिवेंशन, उसकी ट्रीटमेंट की बात ही नहीं कर पाएंगे। तो अभी हम ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद मैं इसके कुछ सोशल, थोड़े से रिलीजियस और फिर इसके क्लिनिकल ट्रीटमेंट एस्पेक्ट्स पे बात करूंगा। ब्रेक के बाद मिलते हैं। थैंक यू। अब हम बात करते हैं इस डिजीज के कुछ स्टैटिस्टिकल एस्पेक्ट्स पे, क्योंकि जब किसी बीमारी का दुनिया में इलाज मौजूद नहीं होता तो फिर उसकी प्रोग्नोस्टिकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। प्रोग्नोस्टिकेशन से मुराद है कि लोगों को ये मालूम हो कि कितने फीसद में ये क्या कर सकती है, ताकि रीअश्योरेंस भी रहे और इसका थोड़ा सा रियलाइजेशन भी रहे। मैंने जैसे कि बताया कि 80% में ये माइल्ड डिजीज है और 20% को तकरीबन ये मॉडरेट टू सीवियर डिजीज है। इसका क्या मतलब है कि 20% लोगों को हॉस्पिटल एडमिट होना पड़ता है। जब कोई हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है तो 42% डिस्चार्ज रेट हमने ऑब्जर्व किया है, और बहुत सारी चाइनीज स्टडीज में भी है कि 40 to 42% पीपल दे कैन बी डिस्चार्ज, बट व्हाट हैपेंस टू नेक्स्ट 58% पीपल, दैट्स अ बिग नंबर। उनमें से 20 to 40% of the people who are admitted in the hospital, they go to ICU. When they go to ICU, what that means, they develop something called ARDS, Acute Respiratory Distress Syndrome. इस डिजीज में जो डेथ हो रही है वो सबसे ज्यादा जो उसकी वजह सामने आई है वो ARDS है। मैं अभी बताऊंगा ARDS क्या होता है। दूसरी जो वजह सामने आ रही है वो मल्टी ऑर्गन सिस्टम फेलियर है। और तीसरी वजह जो बड़ी हैरान कुन भी रही बहुत सारे क्लिनिशियंस के लिए, वो हार्ट इन्वॉल्वमेंट है, मायोकार्डाइटिस। ARDS बोला जाता है कि दोनों लंग्स का नमोनिया जो कि ऑक्सीजन से ठीक ना हो, प्रेशर ऑक्सीजन से भी ठीक ना हो, और कई दफा वेंटिलेटर से भी ठीक ना हो, और उसमें हमें एक खास टेक्निक करनी पड़ती है जिसको एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल ऑक्सीजनेशन, मेम्ब्रेन ऑक्सीजनेशन कहा जाता है, ECMO। ARDS 20 to 40% हॉस्पिटलाइज में हो रहा है, और जिन लोगों में ARDS हो रहा है अब तक उनमें आधे से ज्यादा मोर्टेलिटी रिपोर्ट हुई है, यानी कि आधे से ज्यादा लोगों की उसमें डेथ रिपोर्ट हुई। इसका जो डिजीज का प्रोग्रेशन है वो बड़ा एक्यूट होता है कि पेशेंट हॉस्पिटल में आता है नमोनिया के साथ और वो ऑक्सीजन पे होता है, और देखते देखते कुछ दिनों में, मतलब वो हाई ऑक्सीजन पे जाता है, वो वेंटिलेटर पे जाता है और फिर वो वेंटिलेटर डिपेंडेंट हो जाता है। दूसरी वजह इसमें जो डेथ की रिपोर्ट हुई है वो मल्टी ऑर्गन फेलियर है। इसमें 4% में किडनी रिपोर्ट हुआ है, 50% में लिवर फंक्शन एबनॉर्मलिटीज रिपोर्ट हुई है, 29% में हार्ट इन्वॉल्वमेंट रिपोर्ट हुई है, और 10% के सेप्टिक शॉक यानी कि ब्लड प्रेशर गिरना शुरू हो जाता है, और ये सारी कॉम्प्लिकेशंस दे लीड टू। इसमें ओवरऑल मोर्टेलिटी है कितनी? मैंने अक्सर लोगों को ये बात करते देखा, पाकिस्तान में भी और US में भी, कि इसमें मोर्टेलिटी सिर्फ 3% है। फैटेलिटी फैटेलिटी बोला जाता है कि कितने लोग जब बीमार होते हैं उनमें से कितनों की डेथ हो जाती है, 3%। तो 3% से इतने घबराने वाली क्या बात है? टीबी की मोर्टेलिटी पाकिस्तान में 3.5% और बहुत सी डिजीजेज हैं जिनकी मोर्टेलिटी ज्यादा है। तो इतना पैनिक क्यों? तो मैं बताता हूँ कि इतना पैनिक क्यों। इसकी इन्फेक्टिविटी बहुत ज्यादा है। इसका जो डबलिंग टाइम है वो 7.4 डेज है, यानी कि आज अगर आप अपने CNN या किसी भी न्यूज की स्क्रीन पे नंबर देख रहे हैं 8 लाख, आज से एक हफ्ते बाद यानी 7.4 डेज में वो टाइम 16, वो नंबर 16 लाख होगा। उससे एक हफ्ते बाद वो 32 लाख, 32 के बाद वो 64 लाख, और एक महीने में आप 1 करोड़ से ज्यादा क्रॉस कर जाएंगे। ये जो बेसिक इन्फेक्टिविटी का मॉडल है, 7.4 डेज डबलिंग टाइम,
ये बहुत ज्यादा परेशान कुन है, क्योंकि अगर 2 महीने बाद आपको पता चलता है कि 1.5 करोड़ से ज्यादा लोग इन्फेक्टेड हैं, अगर आप उसका 3% निकालें तो इट इज ह्यूज नंबर। अगर 1 बिलियन लोग इफेक्ट होते हैं दुनिया के, 1 अरब लोग, उसका 3%, 3 करोड़ लोगों की डेथ बंद। तो ये बात समझने की जरूरत है कि अभी तक इसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं है, अभी तक इसकी कोई एज सच वैक्सीनेशन नहीं है, बहुत सारे ट्रीटमेंट अंडर ट्रायल हैं। तो इसकी इन्फेक्टिविटी इतनी ज्यादा है कि वो मोर्टेलिटी मल्टीप्लाई हो जाती है। अब मैं बात करूंगा इसके कुछ क्लिनिकल ट्रीटमेंट एस्पेक्ट्स पे, कि जब भी कोई डिजीज आएगी सबसे पहला किसी भी डॉक्टर से ये सवाल होता है कि इसका ट्रीटमेंट क्या है। अभी तक कुछ मेडिकेशंस अंडर ट्रायल हैं। रेमडेसिविर का ट्रायल हो रहा है बहुत बड़ा, सॉलिडेरिटी ट्रायल के नाम से। अभी तक ये ड्रग ट्रायल बेस पे सर्टेन क्राइटेरिया के साथ यूज हो रही है। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन, एजिथ्रोमाइसिन, बहुत देर इसका चर्चा रहा न्यूज में भी। ये एक कॉमन ड्रग है जो कि मलेरिया में क्लोरोक्वीन इस्तेमाल होती रही है, और हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन इस्तेमाल होती रही है रूमेटॉइड आर्थराइटिस की डिजीज में और कुछ जॉइंट डिजीजेज में। इसका रोल जरूर है। एक स्टडी पब्लिश हुई थी चाइना में, जिसमें उन्होंने 175 पेशेंट्स में इसको स्टडी किया। आधे पेशेंट्स को उन्होंने ये मेडिकेशन दिया हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन, आधे पेशेंट्स को उन्होंने ये मेडिकेशन नहीं दिया। 6 दिन के बाद उन्होंने वायरस को चेक किया, तो जिन पेशेंट्स को ये मेडिकेशन दिया गया था, उनमें से 72% पेशेंट्स उन्होंने वायरस को क्लियर कर लिया, और जिस जिस ग्रुप को नहीं दिया गया था उनमें से सिर्फ 12% ने सेल्फ क्लियर किया। तो इसका क्या मतलब था कि ये इसका थोड़ा सा बेनिफिट जरूर रिपोर्ट हुआ, लेकिन चूंकि ये सब ट्रायल्स बड़े लिमिटेड नंबर के पेशेंट थे, सिर्फ 175 थे, एक खास एरिया से ताल्लुक रखते थे, इसलिए बड़ी स्टडीज कैरी की जा रही हैं। तो माइल्ड से मॉडरेट डिजीज जिसमें अभी तक पेशेंट नमोनिया या सिवियर एआरडीएस या वेंटिलेटर पे नहीं गया, उसमें इसका रोल है, और इसमें तमाम न्यूयॉर्क और यूएस के हॉस्पिटल्स में ये इस्तेमाल भी हो रही है। लेकिन सिवियर डिजीज में हमने अभी तक इसका कोई मोर्टेलिटी बेनिफिट या रियल हमने इम्प्रूवमेंट नहीं देखा। दूसरा ट्रीटमेंट इसमें जो बात की जा रही है वो है एक प्लाज्मा ट्रांसफ्यूजन प्रोटोकॉल की बात की जा रही है, जिसको हम कन्वलेसेंट प्लाज्मा ट्रांसफ्यूजन प्रोटोकॉल का हद कहते हैं। ये एक ओल्ड टेक्निक है। ये टेक्निक पहले भी इस्तेमाल हुई थी 2003 में सार्स में, और इसमें फायदा हुआ था। 2012 में जब मर्स आया था, मिडल ईस्टर्न रेस्पिरेटरी वायरस सिंड्रोम, जो कि सऊदी अरब से शुरू हुआ था, कैमल्स के थ्रू आया था, और वो भी इसी फैमिली से बिलोंग करता है, कोरोना फैमिली से। उसमें भी इसका रोल आया था, लेकिन इबोला में जब 2016 में इबोला आया था, तो इबोला में इसका फायदा नहीं मिला था। तो ये क्या होता है, कन्वालिसेंट प्लाज्मा ट्रांसफ्यूजन क्या होता है? ऐसे पेशेंट जो कि कोविड के पेशेंट हैं, जिनको माइल्ड डिजीज होती है, जब वो ठीक हो जाते हैं, उनमें सिम्टम्स इंप्रूव हो जाते हैं, तो 10 दिन के बाद उनका ब्लड लिया जाता है। उस ब्लड को प्रोसेस किया जाता है, उसमें से प्लाज्मा को निकाला जाता है, और उन पेशेंट्स को दिया जाता है जो कि वेंटिलेटर पे होते हैं, जो कि बहुत सीवियर डिजीज के पेशेंट होते हैं। इसकी बेसिकली जो थ्योरी है वो क्या है कि जब पेशेंट को इन्फेक्शन होता है, उसमें वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है। जब वो इन्फेक्शन क्लियर कर लेता है तो इन्फेक्शन तो चला जाता है, लेकिन एंटीबॉडीज 4 से 5 महीने तक भी रहती हैं। उन एंटीबॉडीज को उस बॉडी में डाला जाता है जो कि बीमार होती है और जिसमें वो इन्फेक्शन एक्टिव होता है, और वो एंटीबॉडीज उस वायरस से फाइट करके उसको खत्म करती है। चाइना में अभी एक स्टडी हुई है जो रिसेंटली 3 दिन पहले पब्लिश हुई है, जिसमें 5 पेशेंट, सिर्फ 5 पेशेंट्स में उन्होंने ये ट्रायल किया है। पांचों के पांच, जिनमें से एक औरत थी, 4 मर्द थे, देवर ऑन द वेंटिलेटर। उसमें उन्होंने ऐसे पेशेंट्स का जो कि 10 दिन तक ठीक रहे, उनका प्लाज्मा लेके इनको ट्रांसफ्यूज किया। 5 में से 4, अब तक की रिपोर्ट के मुताबिक, जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, 4 लोग वेंटिलेटर से ऑफ हो चुके हैं, और एक अभी भी वेंटिलेटर पे है। तो अगेन सिर्फ 5 पेशेंट्स की स्टडी है, और इसमें अभी तक इसको बड़े लेवल पे, बड़े पैमाने पे करने की जरूरत है। अब बात ये आती है कि अगर इसका कोई डिजीज अभी तक डिजीज का ट्रीटमेंट इस्टेब्लिश ही नहीं है, तो फिर बात आएगी प्रिवेंशन की। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल वायरल डिजीजेस
प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, इट्स अ जनरल प्रिंसिपल। यहाँ पे बात आ जाएगी कम्युनिटी मेडिसिन की ओल्ड टेक्निक्स की, जिसमें मैं 4 टेक्निक्स का जिक्र करूंगा। और ये वर्ड्स आजकल आपने बहुत सुने भी होंगे, आपके लिए शायद नए ना भी हो। आइसोलेशन, क्वारंटीन, नंबर थर्ड सोशल डिस्टेंसिंग, एंड नंबर 4 लॉकडाउन। मैं चारों पे एक एक करके बात करता हूँ। आइसोलेशन से मुराद है कि वो पेशेंट जिसमें बीमारी डायग्नोज हो चुकी है। यहाँ मैं ये भी बताता चलूं, इसका जो डायग्नोसिस है वो एक नेजल स्वैब के जरिए किया जाता है, जिसकी सेंसिटिविटी सिर्फ 70% है। यानी कि अगर एक पेशेंट में सिम्टम्स आ रहे हैं और मैं अगर 100 पेशेंट्स पे वो टेस्ट करता हूँ और 70 पॉजिटिव आते हैं, तो देयर इज अ चांस कि 30% में अभी डिजीज है लेकिन वो डिटेक्ट नहीं हुई है। तो इसीलिए हम कई दफा जब हम यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं न्यूयॉर्क में, हम क्लिनिकल सिम्टम्स पे ज्यादा रिलाई करते हैं, टेस्ट पे उतना रिलाई नहीं करते। कहने का मकसद है कि 30% जिनमें टेस्ट नेगेटिव भी है, उनमें स्टिल ये डिजीज हो सकती है, और वो ये फॉल्सली थिंक, दे कैन थिंक कि हम लोग टेस्ट नॉर्मल है, और वो अपनी नॉर्मल जिंदगी में वापस जब जाते हैं, दे कैन सेपरेट द इन्फेक्शन। सो पहला इंपॉर्टेंट स्टेप है आइसोलेशन, कि उन लोगों में टेस्ट करना और जिनमें टेस्ट पॉजिटिव आए उनको आइसोलेट करना बाकी लोगों से। ये एक सिंपल अंडरस्टैंडेबल टेक्निक है ताकि बीमार को तंदुरुस्त से अलग करना। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है जिसमें उन्होंने कहा था कि बीमार ऊँटों को तंदुरुस्त ऊँटों से अलग कर दो। तो ये सब चीज़ें हमारी मज़हब से भी साबित है। दूसरी टेक्निक क्वारंटीन। लफ्ज़ क्वारंटीन का इटालियन ज़बान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है 40। इससे पहले मैंने अभी ज़िक्र किया 1918 की पैंडेमिक का, उससे पहले भी एक और बहुत बड़ा पैंडेमिक आया था जिसको ब्लैक डेथ भी कहा जाता था। इट वाज़ अ बबोनिक प्लेग। पूरी अफ्रीका, यूरोप, एशिया में आया था। अमेरिका उस वक़्त डिस्कवर भी नहीं हुआ था। इट वाज़ 1400, अराउंड 1400, 14th सेंचुरी। तो उस वक़्त जो इटली के साहिलों पे जहाज़ आया करते थे, उनको 40 दिन तक वो जहाज़ों को, जहाज़ के जो अमला होता था, वो जहाज़ से उतरने नहीं देते थे और देखते थे कि इनमें अलामतें आती हैं कि नहीं आती। और 40 दिन के बाद जिसमें अलामतें नहीं आती थीं, उनको उतरने देते थे, और जिसमें अलामतें आती थीं, उनको आइसोलेट कर देते थे। मैंने पहले बताया कि पहला स्टेप है आइसोलेशन। तो इसको क्वारंटीन बोलते हैं। कोविड-19 कोरोना वायरस इन्फेक्शन में क्वारंटीन का ड्यूरेशन 14 दिन है। मैंने अभी बताया कि 5 से 14 दिन इसका इंक्यूबेशन पीरियड है। तो इसी असूल की बिना पे 14 दिन तक ऐसे तमाम लोग जो हाई रिस्क हैं, यानी कि अगर किसी एक फैमिली में एक कोरोना है तो उसकी बाकी फैमिली दे दे आर हाई रिस्क बिकॉज़ दे माइट हैव बीन एक्सपोज्ड। 14 दिन तक उनको ऑब्जर्व किया जाता है, उनका टेम्परेचर चेक किया जाता है, और उसके बाद अगर उनमें कोई अलामतें ना हो तो उनको फिर वापस नॉर्मल लाइफ में रिलीज़ किया जाता है। तो इसको क्वारंटीन बोलते हैं। तीसरी टेक्निक सोशल डिस्टेंसिंग है। आइसोलेशन आप एक बहुत लिमिटेड लेवल पे कर सकते हैं। क्वारंटीन भी आप एक लिमिटेड लेवल पे कर सकते हैं। आप पूरे ब्रॉन्क्स को क्वारंटीन नहीं कर सकते। आप पूरे न्यूयॉर्क को क्वारंटीन नहीं कर सकते। तो फिर तीसरी टेक्निक की इंपॉर्टेंट बढ़ जाती है जब कम्युनिटी की तादाद और उसका स्ट्रक्चर बड़ा हो जाता है। इसको कहते हैं सोशल डिस्टेंसिंग। मैंने शुरू में बताया था कि जो ड्रॉपलेट्स हैं वो 6 फुट का सफर तय करते हैं, यानी कि अगर कोई आपसे 7 फीट के फासले पे खड़ा है तो ड्रॉपलेट्स उस तक नहीं पहुंचेंगे। इसको सोशल डिस्टेंसिंग कहा जाता है, कि आप जब किसी से बात कर रहे हो, यू शुड बी स्टैंडिंग 7 फीट अपार्ट। आपको हैंड कांटेक्ट अवॉइड करना चाहिए, आपको जो हग्स हैं वो अवॉइड करने चाहिए। दिस इज द मेन टेक्निक। आज पूरे अमेरिका में सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो रही है। 31 अप्रैल तक पूरे न्यूयॉर्क में सोशल डिस्टेंसिंग की गाइडलाइंस है। तो दिस इज द ओनली वे चाइना एंड कोरिया दे ओवरकम दिस डिजीज। चाइना ने मुकम्मल सोशल डिस्टेंसिंग की गाइडलाइंस इस्तेमाल की, यहाँ तक कि उन्होंने एक इलेक्ट्रॉनिक ब्रेसलेट्स दिए अपने लोगों को, और वो मॉनिटर कर रहे थे मोबाइल से कनेक्ट करके कि कौन लोग अपने घरों से बाहर हैं, और वो उसको डिटेक्ट कर लेते थे, और फिर उनसे पूछा जाता था बाहर निकलने की वजह। तो सोशल डिस्टेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और दिस इज एक्चुअली द बैकबोन ऑफ द ट्रीटमेंट। चौथा ट्रीटमेंट हम ब्रेक के बाद जिक्र करेंगे, जिसको लॉकडाउन या कर्फ्यू या सोशल कंटेनमेंट भी कहा जाता है। तो ब्रेक के बाद उसकी बात करें। वेलकम बैक। और अब हम अपनी गुफ्तगू को वहीं से शुरू करते हैं जहाँ से ख़त्म हुई थी। तो मैं बात कर रहा था सोशल टेक्निक्स, इसके सेपरेट को रोकने की, और आखिरी लेवल जो हम बात कर रहे थे वो था
लॉकडाउन, सोशल कम्युनिटी कंटेनमेंट गवर्नमेंट की सतह पे किया जाता है। इसका मकसद होता है तमाम लोगों को अपने घरों में रहने का हुक्म दिया जाए, अननेसेसरी ट्रांसपोर्ट आउटगोइंग रोक दी जाए। और अगेन इट इज द एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ सोशल डिस्टेंसिंग, बिकॉज व्हेन पीपल डू नॉट फॉलो सोशल डिस्टेंसिंग तब आपको इस लेवल पे आना पड़ता है, और इसके अपने नेगेटिव इम्पैक्ट भी होते हैं। इसके डिजीज से रिलेटेड इम्पैक्ट होते हैं, इसके साथ साथ इसके सोशल इकोनॉमिकल इम्पैक्ट होते हैं। बहुत सारे लोग जो डेली वेजेस वाले लोग होते हैं वो अपनी जगहों पे नहीं पहुंच पाते, बहुत सारे लोगों का डेली इनकम खत्म हो जाता है, बहुत सारे बीमार वक्त पे नहीं पहुंच पाते, बहुत सारे लोग राशन के मसले शुरू हो जाते हैं। तो मैं अपने इस आखिरी सेगमेंट में कुछ रिक्वेस्ट भी करूंगा, और सिर्फ कहना ये चाहूंगा कि जो मैंने ये सारी क्लिनिकल, इसकी सोशल और ये जो इसकी इकोनॉमिकल बात की, इसका टेक होम मैसेज सिर्फ एक है। आज मास्क लगाना कल ऑक्सीजन मास्क लगाने से 1000 गुना बेहतर है। ऑक्सीजन मास्क लगाने से मैंने देखा है पेशेंट्स को, वेंटिलेटर पे जाने से पहले जो उनके टेढ़े-मेढ़े सवाल होते हैं, वो किसी भी हसास दिल को रुलाने के लिए काफ़ी होते हैं। कई पेशेंट अपनी फैमिली से बात करना चाह रहे होते हैं, कई लोग सिर्फ़ प्रिटेंड कर रहे होते हैं कि उनकी खाँसी ठीक हो गई है, उनका साँस ठीक है, ताकि उन्हें वेंट पे ना डाला जाए, लेकिन उनके चेहरे पे आने वाला पसीना उनकी इस बात की नफ़ी कर रहा होता है। तो आज मास्क लगाएँ, आज का मास्क लगाना कल का ऑक्सीजन लगाने से 1000 गुना बेहतर है। सोशल डिस्टेंसिंग करें, अपनों से 6 फुट दूर रहें। ये उस दूरी से बहुत बेहतर है जो खुदा ना खास्ता मौत की सूरत में अपनों से हो सकती है। घरों में बैठें, घरों में बैठना आईसीयू में एडमिट होने से बहुत बेहतर है। अपनी अननेसेसरी मूवमेंट्स को इतना कम कर दें, और यही सोचें कि अगर आज किसी मुल्क में जंग लगी होती, किसी जगह पे इस वॉर क्राइसिस होता, तो क्या हम अननेसेसरी बाहर निकलते? शायद हमें ये मिसाइल्स, वो मिसाइल्स तो दिखते हैं जो जंगों में इस्तेमाल होते हैं, हमें ये माइक्रोस्कोपिक वायरल पार्टिकल्स के मिसाइल नज़र नहीं आ रहे, जो आस-पास हमारे प्यारों को, अपनों को, सगों को, बेगानों को, सबको छन्नी कर रहे हैं। इस पे फ़ोकस कीजिए। इसके दूसरे इम्पैक्ट्स भी हैं। अगर सोशल डिस्टेंसिंग और कम्युनिटी कंटेनमेंट की जाएगी, तो हमारा एक तबका ऐसा भी है पाकिस्तान में ख़ास तौर पे 40% जो पॉवर्टी लाइन से नीचे है। अगर आप चाहते हैं कि वो लोग सोशल डिस्टेंसिंग करें और अपने घरों में बैठे, तो आपको उसके घर के बुझते चूल्हे को भी जलाए रखना है, क्योंकि उसको कोरोना नज़र आए ना आए, उसको वो फाका ज़रूर दिखेगा, वो अफ़लास, वो गुर्बत ज़रूर दिखती है, जो कुछ दिनों में काम ना मिलने, दिहाड़ी ना मिलने की वज़ह से उसके घर पर दस्तक देने लगेगी। तो इसके लिए हर घर अपने इर्द-गिर्द एटलीस्ट 4 से 5 घरों की ज़िम्मेदारी ले। अपनी कम्युनिटी की सतह पर लिस्टें बनाएँ कि आपकी कॉलोनी में कौन ऐसे लोग हैं जो इस लॉकडाउन से मुतासिर हो रहे हैं बराह रास्त। कौन से ऐसे लोग हैं जिनके दिहाड़ी पेशा हैं, जिनकी जॉब्स इफ़ेक्ट हुई हुई हैं। रेलवे स्टेशन पे काम करने वाले कूली कौन हैं, हजाम कौन हैं, मोची कौन है, सड़कों पर बसों और रिक्शे चलाने वाले चिंगची वाले कौन हैं, इनको ढूँढिए। रेस्टोरेंट्स में काम करने वाले बैरे कौन हैं, वर्कशॉपों पे काम करने वाले छोटे कौन हैं, इनको ढूँढिए। क्योंकि अगर आप इनको नहीं ढूँढेंगे, तो ये रोज़गार की तलाश में उसको ढूँढते हुए बाहर आएँगे, खुद को भी बीमार कर लेंगे और अपने इर्द-गिर्द अपने पूरे खानदान को, अपनी कम्युनिटी को भी बीमार कर सकते हैं। ये सोशल नॉर्म भी है, ये हमारे मज़हब का हुक्म भी है। सूरह माइदा की आयत है कि जिसने एक इंसान की जान बचाई, उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई। अपनी तमाम आस-पास के लोगों की ज़िम्मेदारी हम सब पे है। इट्स नॉट ओनली अबाउट अस। ये कोई मज़हब का मसला नहीं है, किसी कौम का मसला नहीं है, किसी एक सरहद का मसला नहीं है, पूरी इंसानियत का मसला है। ये कोई अकीदों की पैमाइश का मसला नहीं। हमें इसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ ये सोचना है कि आप देखिए, हरम बंद है, मस्जिद नबवी बंद है, तमाम मज़ाहिब के सिनागॉग्स, चर्च, इवन वेटिकन सिटी, सब चीज़ें बंद हैं। इसका मतलब है कि इतना बड़ा मसला है जो इन तमाम चीज़ों से हटके है। अपने घरों में रहिए, अपने ख़ास तौर पे वो बुज़ुर्ग अफ़राद जिनको डायबिटीज़ है, उनका ख़्याल रखिए, उनको ख़ास तौर पे समझाइए कि घरों से बाहर ना जाएँ, और अगर जाना भी है तो मास्क लगा के जाएँ। अपनी नमाज़ें घरों में अदा कीजिए। ऐसा नहीं हो कि हमारा 27 नमाज़ों के सवाब का जो बात है, वो किसी घर में एक भी नमाज़ी ना रहने दें। हमारा रब बड़ा मेहरबान है, वो ज़र्फ़ वाला है, वो समझने वाला है, और खुदा इंसानियत पे रहम करे कि ये
आजमाइश इसको आप कह लें, लेकिन इसको अजाब ना कहें। अगर आप आजमाइश कहें भी, इसकी वजह एक दूसरे में तलाश नहीं करें, किसी और कौम में तलाश नहीं करें, सामने वाले में तलाश नहीं करें, पीछे वाले में तलाश नहीं करें, इसमें अपने अंदर तलाश करें। इट इज अ टाइम टू इंट्रोस्पेक्ट। अपने अंदर देखें कि हमने ऐसा क्या किया है जिसकी वजह से इंसानियत पे कड़ा वक्त आया है। ये ना देखें कि मेरे साथ वाले ने क्या किया है, मेरे साथ वाले मुल्क ने क्या किया है, मेरे साथ वाले मोहल्ले ने या कॉलोनी ने क्या किया। अपने अंदर तलाश करें, शायद हमें वजह मिल जाए। This is a time to introspect. This is a time to prospect. This is not the time to retrospect. तो मैं सिर्फ इस प्रोग्राम की वसातत से ये बताना चाहूंगा कि ये कोई हवा नहीं है, कोई प्रोपेगेंडा नहीं है। ये एक रियल मेडिकल क्राइसिस सिचुएशन है। जिन लोगों ने इनको सिर्फ अभी सोशल मीडिया पे देखा है, उनको हॉस्पिटल्स में जाके इसको देखने की जरूरत है, और खुदा ना करे कि आपको हॉस्पिटल्स में जाना पड़े। तो अपना ख्याल रखिए, अपने इर्द-गिर्द वाले लोगों का ख्याल रखिए, आस-पास के लोगों का ख्याल रखिए, क्योंकि अगेन मैं वही बात करता हूँ कि एक इंसान की जान बचाना, पूरी इंसानियत की जान बचाना। इसमें कोई तकदीर-तदबीर की गेम नहीं है। ईमान में तदबीर, तकदीर दोनों चीज़ें शामिल हैं। नबी पाक के दौर में, हज़रत उमर फारूक के दौर में एक ताऊन अमवास का वक़्त आया था, जिसमें एक लश्कर लेके वो जा रहे थे बिलादुश्शाम, जो फ़लस्तीन का शहर है, और वहाँ पे ताउन की वबा फैली हुई थी। तो शहर में दाखिल होने से पहले ये बहस छिड़ गई कि क्या उन्हें दाखिल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, और मुसलमान 2 ग्रोहों में बँटे नज़र आए। आधों ने कहा जाना चाहिए, आधों ने कहा नहीं जाना चाहिए। तो उन्होंने फिर मक्का के वो मुसलमान जो सबसे बुज़ुर्ग और सबसे तजर्बाकार थे, उनसे मशवरा लिया। तो उन्होंने फरमाया कि हमें नहीं जाना चाहिए। तो हज़रत उमर फारूक ने फ़ैसला किया कि आर्मी और पूरा लश्कर इस शहर में नहीं दाखिल होगा। तो उस वक़्त जो शहर से अंदर से हज़रत अबू उबैदा इब्न जर्राह जो लश्कर को रिसीव करने आए थे, उन्होंने कहा कि ए उमर, आप अल्लाह की तकदीर से भाग रहे हैं? तो हज़रत उमर ने फरमाया, काश उबैदा तुमने ये बात ना की होती, कि हम अल्लाह की तकदीर से भाग नहीं रहे, बल्कि हम अल्लाह की दी हुई अक़ल को इस्तेमाल करके उसकी तकदीर की तरफ ही लौट रहे हैं। अभी ये बहस चल रही थी, तो हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ आए और उन्होंने बोला कि मैंने नबी पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कहते सुना था कि जिस जगह पे कोई ताउन या ख़ास तौर पे कोई ताउन या वबा फैली हो, तो बाहर वाले उस तरफ ना जाएँ और जो अंदर रहते हैं वो बाहर ना आएँ। तो हज़रत उमर ने फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा इज्तिहाद मेरे नबी की हदीस के मुताबिक निकला। तो सिर्फ़ बताना ये मकसद था कि ये मज़हब, सरहद, कौमियत और रंगत इस हट के डिसीज़ है, बीमारी है। पूरी इंसानियत की आज़माइश है। इंसानियत पहले भी ऐसी वबाओं से लड़ती रही है और कामयाबी से सुरखरू होती रही है। इंशाअल्लाह इस वक़्त भी डॉक्टर्स भी लगे हुए हैं। सब लोग अपने-अपने तौर पे बहुत सारे जो कुछ कर सकते हैं आप लोग करें। आप अगर मेडिकल फ़ील्ड में अपने आप को वॉलंटियर करें। आप अगर नॉन मेडिकल फ़ील्ड में हैं, आप वेलफेयर की तरफ जाएँ। अपने मोहल्ले के लोगों में, तमाम लोगों में, अपनी कॉलोनी में, अपने आस-पास डोनेट करें। आप डॉक्टर्स के लिए इवन पाकिस्तान में पीपीई और पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट डोनेट कर सकते हैं, क्योंकि इतने पीपीई वहाँ नहीं है कि एक डॉक्टर उसको पहने बगैर वहाँ नहीं काम कर सकता, क्योंकि इट इज़ सच अ कंटेजियस डिसीज़। सो आप कुछ भी कर सकते हैं। हर एक का रोल मैटर करता है। आपको सिर्फ़ वो एक शम्मा जलानी है, और आपको वो कहते हैं ना, शिकवा ज़ुल्मत शब से कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की शम्मा जलाए जाते। वो एक शम्मा जलाते जाएँ, रोशनी खुद ही होती चली जाएगी। तो इस प्रोग्राम की वसातत से मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, मुझे सुनने का, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे बहुत सारे लोगों को मदद मिले। फ़ी अमान अल्लाह। शुक्र।